नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल आज दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र वाराणसी और सिगरा स्टेडियम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। कहा, मरीजों को उपलब्ध कराएं सस्ती और बेहतर दवाएं। और आगरा के यमुना पार बसे निवासियों को शुद्ध पेयजल के लिए मिली सौगात। 684 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है नया जल संस्थान। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा के 156 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 1960 में राज्य की स्थापना के बाद से गुजरात में भाजपा की लगातार 7वीं विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन दूरदर्शन केंद्र वाराणसी जाकर वहां का जायजा लिया। दूरदर्शन केंद्र वाराणसी की संभावनाओं को तलाशा और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि कैसे इस केंद्र को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी के सिगरा स्टेडियम पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत देखी, पूरे निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। काशी तमिल संगमम एक ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कला, साहित्य, संस्कृति काशी और तमिलनाडु में हजारों वर्ष पुरानी है, उसको वापस सजाने के लिए, जोड़ने के लिए और संवारने के लिए काम किया गया है। और हजारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी जाने का मौका मिला है। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। न केवल कला साहित्य के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है, ताकि हम अपनी हजारों वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति को जान भी सकें और संबंध और अच्छे हों। भाषा क्षेत्र से बाहर निकलकर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हों, उसकी नींव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, ये बहुत मजबूत संबंध इन दो प्रदेशों के बीच में भी करेंगे, क्षेत्र के बीच में भी करेंगे और जो पुराना हमारा इतिहास है उसको एक बार फिर आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर काशी तमिल संगमम के आयोजन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का अवलोकन किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बाबा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी के पिपलानी कटरा स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जन औषधि केंद्र संचालिका और उनके सहयोगियों से बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मौजूद ग्राहकों से भी बात की। ग्राहकों ने बताया कि जो दवा बाजार में 50 रुपए की मिलती है, वो दवा यहां पर 20 रुपए की मिलती है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी मदद मिलती है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों को सस्ती और बेहतर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर भविष्य में और भी सुविधाएं दी जाएंगी। आज मेरी वाराणसी की विजिट के दरमियान मैं जन औषधि केंद्र की मुलाकात पर आया हूँ, विजिट पर आया हूँ। मैंने जन औषधि के लाभार्थियों के साथ संवाद किया, जन औषधि केंद्र के संचालक के साथ बातचीत की और उन्होंने जो मुझे बताया उससे दिखता है कि जन औषधि केंद्र के ग्राहक बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोग सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र पर आते हैं। यहाँ सस्ती भी मिलती है और दवा क्वालिटी भी मिलती है और इसलिए क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन के लिए जन औषधि केंद्र देश में प्रसिद्धि पा रहे हैं। आगरा एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को शुद्ध पेयजल जल्द ही उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल और विधायक धर्मपाल सिंह ने यहां के निवासियों को वाटर वर्क्स निर्माण की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यमुना पार के इलाके में पानी खारा है, जिसके कारण लोगों को पेयजल की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। अब कक्षपुरा, सीतानगर, शाहदरा, एतमाद-उद-दौला जैसे 16 इलाकों में पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए 684 करोड़ रुपए की धनराशि से नए जल संस्थान का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नेताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद बेंगलुरु में 13 दिसंबर से फाइनेंस ट्रैक की शुरुआत होगी। G20 की इस बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक करेंगे। इस दौरान G20 के तय एजेंडे पर होने वाले खर्च के लिए पैसा जुटाने पर चर्चा की जाएगी। आज प्रधानमंत्री ने देश को आयुष विभाग के अंतर्गत 3 संस्थान दिए। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद शामिल हैं। गाजियाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से किया, जिसमें गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस संस्थान के लिए 2019 में नींव रखी गई थी, जो कि कोविड की वजह से इसके बनने में कुछ देरी हुई, किंतु आज ये पूर्ण रूप से संचालित है। आज यहां तकरीबन 500 मरीज रोजाना ओपीडी पर आते हैं। गाजियाबाद के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। संस्थान के अंदर विद्यार्थी पीएचडी और पीजी भी करेंगे। इसके साथ साथ उनके रुकने के लिए यहां हॉस्टल का भी इंतजाम किया गया है। 2019 में रखी गई थी, उसके बाद कोविड के दौरान थोड़ा काम कम हुआ, लेकिन अब ये तैयार है और इस पूरी तरह से फंक्शनल है। आज की तारीख में भी 500 लोग ओपीडी पर आते हैं। 4 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है, 6 ऑपरेशन थिएटर है इनके पास, 200 बेड का अस्पताल है। एक बहुत बड़ी सुविधा है गाजियाबाद के लिए और मैं तो कहूँगा कि हम सब लोग खुशकिस्मत हैं कि एक और हमारे पास एक स्वास्थ्य सेवा के अंदर बढ़ोतरी हुई है। गाजियाबाद को ये एक तरीके से यूनानी के क्षेत्र में सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर एजुकेशन, रिसर्च, हर्बल मेडिसिन और हेल्थ केयर फैसिलिटी एक ही जगह पर सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होने वाला ये एक बहुत अच्छा उदाहरण पूरे देश के लिए है, स्पेशली उत्तर भारत के लिए। यहाँ पर इलाज की दृष्टि से मैंने पूरा इसका इंस्टीट्यूट का रिव्यू भी किया था, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ओपीडी, आईपीडी, ये 4 सेक्टर में ये लोग मानते हैं इसको। रेजिमेंटल थेरेपी है, फार्मेको भी है, सर्जरी भी है और जो भी किसी भी तरीके से, जैसे आपका यदि डिसऑर्डर से रिलेटेड है या फिर डिजीज है,
बोथ आर बीइंग क्योर्ड हियर। और एक बहुत अच्छा अप्रोच यूनानी मेडिसिन का ये है कि पर्सन को, जो इंडिविजुअल है जो कि डिजीज या डिसऑर्डर से ग्रस्त है, उसको होलिस्टिक व्यू से देखा जाता है कि उसको प्रिवेंशन की जरूरत है, प्रमोटिव है, क्यूरेटिव है, या फिर उसको रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस की जरूरत। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सांस्कृतिक राजधानी काशी, काशी तमिल संगम के भव्य आयोजन में डूबी। अतिथि और आतिथ्य, शिक्षा और आध्यात्म, भाषा और रोजगार को समेटे इस कार्यक्रम में अब तक क्या कुछ हुआ है, आज हमारे साथ देखिए शाम 6:30 बजे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर सिर्फ चर्चा कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए बेरोजगार युवकों का विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए चयन किया गया। इसमें 650 लोगों को सम्मान का लाभ मिलेगा। मिर्जापुर जनपद के पथरिया सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 3500 बेरोजगार युवकों ने भाग लिया है। ये प्रशिक्षण शिविर 6 दिनों तक चलेगा। इसके बाद लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल किट वितरित किए जाएंगे। मिर्जापुर में ऐसे आयोजनों से बेरोजगारों को दिशा मिल रही है। इस तरह विभाग योजनाओं से बेरोजगारों को आच्छादित कर रहा है। हमारे उद्योग निदेशालय द्वारा सेकेंड फेज का विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत सिलाई का हमारा साक्षात्कार चल रहा है, जिसमें 350 का लक्ष्य है सिलाई के लिए। पूरे लक्ष्य है 650। इसमें है कि हम 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत सर्टिफिकेट बांटते हैं। उसके बाद हम टूल किट देते हैं। टूल किट ऐसा दिया जाता है कि अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय सीतारामपुर के हेडमास्टर ने एक अनूठा प्रयास कर भारत एक्सप्रेसवे का अनूठा मॉडल तैयार किया है। प्राथमिक विद्यालय को एक्सप्रेस ट्रेन का आकार दिया गया है। रेलगाड़ी के प्रति बच्चों की रुचि बहुत रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। बच्चे इस विद्यालय में आने के लिए आतुर रहते हैं। अपने विद्यालय में कुछ अलग करने की सोच लेकर इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलम तिवारी ने प्रयास किया है। इसको बनवाने में उन्होंने अपना पैसा खर्च किया है। जो बच्चे पहले बुलाने से नहीं आते थे, वो अब स्वतः स्कूल आ रहे हैं। Wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day, oh please get up. आजमगढ़ में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदा योजना अंतर्गत 1 दिवसीय ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आजमगढ़ के मत्स्य विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मत्स्य पालकों और युवाओं को अत्याधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर किस तरह से मत्स्य व्यापार को अपनाकर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना जाए, इस पर विषय विशेषज्ञों द्वारा फोकस किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार, कृषि सुरक्षा अधिकारी सुधीर कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य ऋचा चौधरी, मत्स्य विभाग अधिकारी आजमगढ़ के साथ पूर्व और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार रामनारायण तिवारी आदि उपस्थित रहे। इस मंडल कार्यकारिणी ट्रेनिंग अफसरों को, क्योंकि मैं एक मत्स्य पालक हूं और आप लोगों ने जो जानकारियां दी हैं
इससे मत्स्य पालकों की जो आय है वो गुणोत्तर रूप में वृद्धि होगी और आपके इस जोश और उत्साह को हम लोग धारण किए हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम लोग का विकास हो सके। आज एक दिवसीय ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। NFDB भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत इस कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसमें विभिन्न रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे विद्वजन लोग उपस्थित रहे और आए हुए सभी किसानों और मत्स्य पालकों का स्वागत किया गया और उन्हें योजनाओं के बारे में विभिन्न जानकारियाँ दी गई, जिसके तहत जो है कार्यक्रम संपन्न किया। चित्रकूट के संपूर्ण परिक्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए कामतानाथ मंदिर के प्रमुख संत मदन गोपाल दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण अभियान संगठन द्वारा चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर युवाओं से संवाद और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और समाजसेवियों ने युवाओं से पर्यावरण को संरक्षित करने और प्रकृति को प्रदूषित करने वाली अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए प्रेरित किया। बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के साथ ही अपने घर को पॉलिथीन प्रयोग से मुक्त घर बनाने की शपथ ली। वृक्षारोपण कराने की परंपरा विकसित करने का प्रयत्न करें। जैसे कि हम नदियों में या लोग देखते हैं कि ऐसे पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, पॉलीथीन कूड़ा कचरा ऐसे कंकड़ वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, वो सब रोकें। हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम खुद न यूज करेंगे, ना अपने घर वालों को भी ये सब चीजें मना करेंगे, साथ में सभी लोगों को जो भी जन मिलेंगे उनको भी मना करेंगे। संवाद का कार्यक्रम था पर्यावरण को बचाने के लिए, माँ मंदाकिनी के संरक्षण के लिए, उनकी अविरलता निर्मलता के लिए सारे युवकों को शपथ दिलाई है मां मंदाकिनी के पावन तट पर कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के और जो नित्य ही यहाँ पर सामग्री पूजन सामग्री में प्लास्टिक के रूप में फेंक रहे हैं वो यहाँ पर प्रतिबंधित हो। आसपास के घाटों पर जो दुकानें लगी हैं वो सामग्री दे रहे हैं पॉलीथीन में, तो वो भी प्रतिबंधित हो। तो इसमें यहाँ पर नगर प्रशासन के भी लोग थे, यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि भी थे और युवाओं को बुलाया था। अगर युवाओं के अंदर क्रांति आ जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये प्रदूषण फैलना बंद हो जाएगा। आज सभी युवाओं को एक ये सीख दी है कि वास्तव में प्रकृति से हमें जुड़े रहना, हमारे जल और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखते हुए हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। जिस प्रकार से जल, जमीन, जंगल, जानवर आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को लेकर आज हमारे यहाँ पर मंदाकिनी के किनारे पे सभी को शपथ ग्रहण कराया गया और सभी को ये संदेश दिया गया युवाओं के बीच कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव, शहर, बस्ती में इतना संकल्प लेकर जाएं और इसको प्रसारित करें कि हर युवा, हर नागरिक को पर्यावरण के प्रति सजग रहे। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का स्थापना दिवस संपन्न हुआ। इस दौरान बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि देश में आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता से ही प्रगति और विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय एकता मंच लगातार काम कर रहा है। समारोह में बुद्ध वंदना और त्रिशरण तथा पंचशील का भी वाचन हुआ। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम को भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा कीमत से तैयार सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम यानी एस्ट्रोटर्फ की सौगात मिल गई है। इस हॉकी मैदान पर पहली बार 3 दिवसीय CBSE नॉर्थ जोन हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। CBSE नॉर्थ जोन हॉकी अंडर 19 के बालक और बालिका वर्ग में श्री राम विद्या मंदिर हरिद्वार की टीम ने चैंपियनशिप पर कब्जा किया। चैंपियनशिप में DAV पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। DAV पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय चैंपियनशिप के अंतिम दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं करण पब्लिक स्कूल में खेले। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद थे। देखिए, आज एस्ट्रोटर्फ पर बच्चे खेल रहे हैं और एक नॉर्थ जोन का टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है।
इससे कोई अच्छी बात हो नहीं सकती थी। मैदान पर जब बच्चे खेलते हैं तो उससे अधिक आनंद देने वाली बात क्या हो सकती है। और एस्ट्रोटर्फ हम सब जानते हैं, इस बात को मैंने पहले भी कहा और उसी आधार पर मैंने बहुत आग्रहपूर्वक केंद्र सरकार से इसकी मांग भी रखी और खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार किया। तो मैं इसके लिए माननीय मोदी जी का, खेल मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। आजकल सारे के सारे जो टूर्नामेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, खास तौर से अपने देश में आप चलिए, जैसे मैदानों पर खेलें उसी पर कंपटीशन हो जाए, पर जब आप इंटरनेशनल एरिना में जाते हैं तो यू हैव टू प्ले ऑन एस्ट्रोटर्फ। और एस्ट्रोटर्फ पर यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बॉल की स्पीड के साथ अपने कदमों की मैचिंग ही नहीं कर सकते। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो बादशाहत हॉकी की समाप्त हुई, उसके पीछे ये भी एक कारण था कि हमने टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से अपडेट नहीं किया जो जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जरूरतें थी। हमारे पास खिलाड़ी बहुत अच्छे थे पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। एनीवे, अब ये हुआ है यहाँ पर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार के एस्ट्रोटर्फ और जगह भी होंगे, हर जगह बच्चों को इस प्रकार की सुविधा मिले। मथुरा में इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF इकाई परिसर में 7 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों के लिए विभिन्न वर्गों की दौड़, वॉलीबॉल, बैडमिंटन मैच और रस्साकसी जैसी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। CISF के उप कमांडेंट और इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू और मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक देवजीत गोगोई ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तो अत्यंत हर्ष एवं गर्व है कि CISF इकाई IOC मथुरा में वार्षिक एथलेटिक और एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पूरे सप्ताह कराया गया। और विभिन्न इसमें एथलेटिक एवं खेलकूद की प्रतियोगिताएं हमारे जवानों, बल सदस्यों के लिए कराई गई। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि इसमें कुल 223 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया और 74 जो इसमें हमारे विजेता अन्य इवेंट में जो विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ हमारी जो आधी आबादी है महिलाएं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और किसी भी तरह से उन्होंने अपने आप को कमतर नहीं दिखाया। उन्होंने साबित किया कि वो किसी भी तरह से पुरुषों के बराबर हैं एवं कई जगहों पे उनकी परफॉर्मेंस मेंस से अच्छी रही। सहारनपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के उद्देश्य से सहारनपुर के मंडलायुक्त M लोकेश द्वारा शिवालिक मोहन फॉरेस्ट रेंज और शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र में निःशुल्क वाईफाई प्रधानमंत्री वाणी योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2020 में देश में सस्ती दर पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को जो मंजूरी दी गई थी, अब उसके विस्तार के क्रम में सहारनपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री वाणी योजना से सहारनपुर के आम नागरिक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मी अब 5G स्पीड के साथ हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ ले सकेंगे। विशेष बात यह रहेगी कि जो भी उपभोक्ता यहां वाईफाई का प्रयोग करेगा उसकी पूरी फोन डिटेल सर्वर में एक्सेस हो जाएगी, जिससे फॉरेस्ट क्षेत्र में अराजक तत्वों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। करके ये नया मेश नेटवर्क का एक नया ये सोच है, इसको ले आया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया। इनफैक्ट मैं सत्यम के साथ वहाँ जाकर देखा भी, हम लोग सिर्फ कॉल्स नहीं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं सिंपल प्लेन कॉल के साथ। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है, ये 5G कनेक्शन है एंड फॉरेस्ट का जितने भी सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस को उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक इच्छा है, मतलब उन लोगों का रिक्वेस्ट है नेटवर्क फॉरेस्ट एरिया में ना बढ़े। और जहाँ का, और ये जो सत्यम ने जो वहाँ पर सिस्टम सेटअप किया, जो मेश का जो डिश लगा दिया, तो सिर्फ 5 रिसीवर्स को लगाकर 700 मीटर 800 मीटर मतलब मंदिर का आसपास जहाँ पर जनता का मूवमेंट होगा, श्रद्धालुओं को मूवमेंट होगा, उसी एरिया में नेटवर्क इन्होंने दिया। अगर हम टावर लगाते हैं किसी एजेंट कंपनी के माध्यम से टावर, तो पूरा एरिया में नेटवर्क आ जाता है, जो फॉरेस्ट वालों के लिए उचित नहीं है। जो सत्यम जो एंटरप्रेन्योर है CQ कंपनी का, उन्होंने जो सिस्टम बना दिया, जितना एरिया में हम लोगों को नेटवर्क चाहिए होगा, जहाँ जहाँ पब्लिक होगा, जहाँ जहाँ दुकानें लगती है, तो उसी एरिया में उन्होंने नेटवर्क दिया। ये बहुत अच्छी एक हम लोगों के लिए एक लाभदायक विषय है।
तो ये जो पीएम वानी कॉन्सेप्ट है उसमें दो चीज़ें हैं, एक पीडीओए है जो एग्रीगेटर है और पीडीओ होता है ऑफिसेस। जो लोग होते हैं वो डेटा बेचते हैं। बेसिकली क्या है कि अभी क्या रहता है कि आपने अगर अपनी शॉप पर पीडीओ का कुछ एक सेटअप लगा दिया तो आपकी शॉप पर कोई आता है, सिर्फ जैसे पीसीओ होता था, कॉलिंग के पैसे दे देता है और चला जाता है। तो इंटरनेट उसके लिए नहीं है। अगर आपके पास फोन है तो आपका नेट पूरे टाइम उसमें चलना चाहिए, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, वो जो पीडीओ हैं वो एक एरिया को कवर करेंगे। वो घर पर ओटीटी सर्विसेज भी देंगे, टीवी भी देंगे, वो एजुकेशन भी देंगे। तो बेसिकली वो क्या रहेंगे, वो उन्हें सर्विस देंगे एक एरिया को। जो अभी एक आदमी को सर्विस दे रहा था वो अब 10 घरों को सर्विस दे पाएगा। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर डीसीएम और रोडवेज बस में टक्कर में 12 यात्री घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल यात्री को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायल यात्रियों को बाराबंकी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 50 यात्री बस में सवार थे। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर द्वारा कान में हेडफोन लगाकर गाड़ी चलाने से यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि ड्राइवर द्वारा मोबाइल में गाना बदलने के दौरान बस अनियंत्रित होकर डीसीएम से टकरा गई। बस बढ़नी से लखनऊ की तरफ जा रही थी। यह हादसा बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मोहम्मदपुर चौकी के पास हुआ। महमूदपुर चौकी के पास यहाँ पे ड्राइवर मतलब गाने लगा रखा था बस में, और हाँ जी ड्राइवर ने गाने लगा रखे थे और कान में लीड भी लगा रखी थी साथ में। वो गाना चेंज करने के चक्कर में सर इसने सामने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी भी स्पीड में कर रखी थी ड्राइवर ने। और पापा ने बोला भी सामने देख लो, देखा नहीं। एकदम से ट्रक सामने आ गया, उसमें लक्कड़ लदे हुए थे, जाके एकदम से टक्कर उसी में जाके हुई और जिससे कि काफ़ी लोगों को चोट भी लगी है। ड्राइवर ने ईयरफोन लगाने के कारण ये घटना घटी हमारी, और ड्राइवर गाना चेंज कर रहा था। ड्राइवर को काफ़ी बार बोला चेंज करे, ड्राइवर ने कोई सुनाई नहीं दे रहा ईयरफोन लगाने के चक्कर में। और गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज थी और आगे जाके ट्रक से टकरा गई। और मेरे डैडी आगे बैठे थे, उनके कारण मैं बच गया, वरना शीशे के बाहर मैं भी गिरता। मेरा फ़ोन बस से बाहर नीचे गिर गया। मोबाइल चला रहा था सर जी ड्राइवर, और मैं हल्ला करते करते कि ड्राइवर गाड़ी देखो, आगे फ़ोन छोड़ो, लेकिन रीड के आगे सुनाई नहीं पड़ा और गाड़ी में ब्रेक भी नहीं लगाया। हाँ गाड़ी फुल स्पीड में लगी जा करके सर। क्या है पूरा मामला? ये आज 8:20 पे 112 पे सूचना आई कि लखनऊ फैजाबाद रोड पर एक डीसीएम जा रही थी आगे, और उसके पीछे बलरामपुर डिपो की रोडवेज बस थी। डीसीएम वाले ने अचानक ब्रेक लगाई, बस के चालक ने कंट्रोल नहीं कर पाया, उसमें जाकर के बस लड़ गई थी। इसकी सूचना पर तत्काल हम लोगों ने और पुलिस ने अटेंड किया, जिसमें कुल 13 लोग घायल हुए थे। तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और रोड को क्लियर करा दिया गया है। सभी को फर्स्ट एड की सुविधा दे दी गई है। सबके इलाज चल रहा है और हालत जिनकी नाजुक थी उनको रिफर कर दिया गया है, बाकी कुशलता है। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल आज दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र वाराणसी और सिगरा स्टेडियम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। कहा मरीजों को उपलब्ध कराएं सस्ती और बेहतर दवाएं। और आगरा के यमुना पार बसे निवासियों को शुद्ध पेयजल के लिए मिली सौगात। 684 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है नया जल संस्थान।